मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखें जल्द आ जाएंगी। अब पश्चिम बंगाल में इतना बवाल मचा हुआ है ना, आपने देखा ही था कि जैसे राहुल गांधी ने प्रयास किया था बिहार में वोट चोरी को मुद्दा बनाने को, यहाँ वोटर लिस्ट, मतदाता सूची पर शुद्धिकरण, उस सब पर ममता बनर्जी लगी हुई है। बाकायदा धरना प्रदर्शन किया, ऐसा धरने में व्यस्त रही कि राष्ट्रपति महोदय वहां थी और उनके लिए भी समय नहीं निकाल पाए। अब जाहिर है सत्ता रहेगी तब न मुख्यमंत्री रहेंगी, तब आगे सब अधिकार रहेंगे। 15 वर्षों की सत्ता हो चुकी है तो 15 वर्षों के बाद तो वैसे भी एक खतरा होता है, लेकिन वहां जिस तरह का जनसांख्यिकी है, जिस तरह का एक कहें कि जनसंख्या का असंतुलन हो चला है, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं और मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है। कई जिलों में तो ऐसा हो गया है कि वहां मुसलमान तय कर ले तो किसी की जरूरत नहीं, मतलब हिंदुओं की जरूरत नहीं। अब ये कहते हुए नहीं अच्छा लगता, लेकिन राजनीति तो ऐसे ही चलती है, ऐसे ही चुनाव भी होते हैं, ऐसे ही चुनाव जीते भी जाते हैं। अब ममता बनर्जी थोड़ा घबराई दिख रही है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ममता बनर्जी को हरा पाना पश्चिम बंगाल में बहुत कठिन है। एक तो जनसंख्या वाला मसला है, मुस्लिम आबादी है, वो आसानी से उनको जिता देती है। दूसरा, उनका बड़ा स्ट्रांग कैडर है जो लड़ना भिड़ना जानता है, और लड़ना भिड़ना क्या, मरना मारना तक जानता है। तीसरा, वहां पर एक बड़ा वर्ग है जिसको वो ये समझाने में कामयाब रहती हैं कि नहीं नहीं, ये तो बाहरी बनाम बंगाली की लड़ाई है। चौथा, वो जिस तरह से ये कहती है ना कि भारत में जो रह गए वो इंडियन हो गए, जो पाकिस्तान में चले गए वो पाकिस्तानी, जो बांग्लादेश में चले गए वो बांग्लादेशी। यही ममता बनर्जी 2005 में इन्होंने सदन में कागज फेंक दिया था, तब इन्हें घुसपैठ की समस्या दिखती थी। लेकिन अब सत्ता का आधार बन गया है तो घुसपैठ भला क्यों दिखेगी। SIR वो घुसपैठ पर थोड़ा सा अंकुश लगा रही है। हालांकि ये सवाल बार बार पूछा जाता है कितने घुसपैठी पकड़े। अब ये सीधे सीधे चुनाव आयुक्त तो बता नहीं सकते। मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी टीम के साथ कोलकाता में थे, बाकायदा दौरा किया उन्होंने, समीक्षा की, और पहली बार होगा कि सभी विधानसभा सीटों पर ऑब्जर्वर नियुक्त किए जा रहे हैं। सामान्य प्रक्रिया के लिए भी, जो वोटर हैं उनके लिए भी, ऑडिट जो पैसे का होता है फंडिंग का उसके लिए भी, यानी स्क्रूटिनी बहुत ज्यादा है। और बार बार मुझे बंगाल से जो हमारे सामाजिक परिवार के सदस्य हैं वो मैसेज करते हैं कि बिना राष्ट्रपति शासन के ममता बनर्जी को हराना असंभव है। तो ये बात ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह इस पक्ष के हैं कि हराना तो उन्हें बिना राष्ट्रपति शासन लगाए ही। अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त इतनी कड़ाई से सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि ज्ञानेश कुमार वो जरा सा भी जगह देने को तैयार नहीं। विपक्ष कितना भी आरोप लगाए, कितना भी दबाव बनाए, वो पीछे नहीं हट रहे हैं। अब वो पीछे नहीं हट रहे हैं तो राहुल गांधी का गुस्सा बढ़ रहा है, ममता बनर्जी का गुस्सा बढ़ रहा है। अब ममता बनर्जी राष्ट्रपति का अपमान करके और उसके बाद राष्ट्रपति से उनकी टीम समय मांगती है। भला है कि नहीं दिया समय, देना भी नहीं चाहिए, चुनाव तक तो नहीं देना चाहिए। चुनाव आयोग से, मुख्य चुनाव आयोग से TMC की टीम आती है, मिलती है, अंदर जो बात होती है, अंदर कोई सवाल नहीं होता है, सब सहमत होते हैं और उसके बाद बाहर आकर कुछ और बताते हैं। लगातार चुनाव आयोग ने जितने सुधार संभव थे वो लगातार किए हैं, लेकिन इस सब के बावजूद एक संस्था को कटघरे में खड़ा करना है। अब ये एक रणनीति विपक्ष की है और उसी की वजह से जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ वो होने जा रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ महाभियोग नोटिस आ रहा है। जब से मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं तो आज तक कभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त पे ये नहीं हुआ, लेकिन अब ये हो रहा है। पहली बार किसी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए महाभियोग का नोटिस लाने की तैयारी हुई। अब आरोप वही कि चुनाव की प्रक्रिया, निष्पक्षता वो प्रभावित हुई है और वो चाहते हैं कि CEC ज्ञानेश कुमार को पद से हटा दिया जाए। आपको ध्यान में होगा इससे पहले राजीव कुमार को पद से हटा दिया जाए, ध्यान में है ना, तब यही कहा जाता था। अब ज्ञानेश कुमार को पद से हटा दिया जाए क्योंकि कोई भी CEC जो बनेगा वो इनके लिए पारदर्शिता में बाधा है। अब सवाल यह है क्या पारदर्शिता में बाधा है या ज्यादा पारदर्शिता कर दिया। SIR तो पारदर्शिता ही है, और राहुल गांधी जिस तरह से महाराष्ट्र के चुनाव में मतदाता सूची पर कह रहे थे उसके लिहाज से तो इसका सबको खुले मन से, खुली बाहों से समर्थन करना चाहिए था। जो अभी तक समाचार है 200 से अधिक सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 से अधिक, तो लगभग 193 से
193 की संख्या आई है, लेकिन संख्या पूरी होने के बाद भी कई सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। अब मुख्य रूप से वही जो विपक्षी गठजोड़ है, भले आपस में लड़ते हैं, लेकिन अब वो ज्ञानेश कुमार से लड़ रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है, दूसरे जो विपक्षी गठजोड़ के सदस्य हैं। आम आदमी पार्टी इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन उनके सांसदों ने भी यहां हस्ताक्षर किए हैं। अब किसी भी एक सदन में पेश किया जाएगा, लोकसभा या राज्यसभा। जो संभावना है वो यही है कि आज इसे सदन में पेश कर दिया जाए। हालांकि किस सदन में पेश होगा ये देखना होगा। मुख्य निर्वाचन आयोग पर 5 बड़े आरोप लगाए हैं कि वो पक्षपातपूर्ण, भेदभावपूर्ण आचरण करते हैं। बार बार वो ये आरोप लगाते हैं। आपको याद होगा, राहुल गांधी तो अपनी प्रेस वार्ता पर चर्चा चाह रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया कि आज तक आपके परनाना दादी जो भी रहे, किसी के उस पर नहीं हुआ। तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी के बड़े बड़े नेता रहे विपक्षी, किसी की प्रेस वार्ता पर तो सदन में चर्चा नहीं होती, तो आपकी भला क्यों? चुनावी धोखाधड़ी की जांच में बाधा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कई ऐसी शिकायतें हैं जिस पर चुनाव आयोग तो काम नहीं करता है। मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करना भी कमाल ही है। सूची से हटाया गया। ये सही बात है कि एसआईआर की प्रक्रिया कठिन है, वो आसान नहीं है। जिसका नाम एक बार सूची से गायब हो गया उसको वापस आना कठिन है, लेकिन फिर भी आप अगर तय करेंगे तो वो तो प्रक्रिया के जरिए हो ही जाएंगे। और वही एसआईआर पर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि वही मूल है। ये एसआईआर का मतलब ये कि इससे चुनाव परिणाम प्रभावित किया जाए, सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचाया जाए, यानी भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिले। अब ममता बनर्जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि असली जो मतदाता है उनके नाम हटा दिए जा रहे हैं, चुनावी संतुलन बदल सकता है, चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करता है। अब ठीक है, ये सब होगा, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना आसान नहीं। वैसी ही जटिल और कठोर प्रक्रिया है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की। पूरी तरह से वही है। 2 आधार होते हैं, एक सीधे सीधे कदाचार सिद्ध हो जाए और दूसरा अक्षमता। अब दोनों में से कोई अभी दिख तो रहा नहीं। नोटिस के लिए तो 100 सांसद चाहिए लोकसभा में, राज्यसभा में कम से कम 50। वो हो गया है, 130-163 हो गया, तो वो हो गया। इसके बाद जांच समिति बनेगी, जिस भी सदन में हो जाएगा उसके जो स्पीकर हैं या चेयरमैन हैं वो बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या कोई न्यायाधीश, किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद, इसी तरह से समिति बनती है। अदालत जैसी जांच प्रक्रिया होगी। सीईसी को अपने बचाव में तर्क करने का, जिरह करने का सब आधार होगा। जरूरत पड़े तो गवाह भी बुलाए जाते हैं। संसद में मतदान होगा। प्रस्ताव पास होने के लिए जो सदन में कुल सदस्य संख्या है उसका बहुमत चाहिए। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए, और यह दोनों सदनों में पास होना जरूरी है। अब ये तो लगभग असंभव है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। नोटिस पेश होने के बाद 14 दिन बाद इस पर चर्चा होती है। अभी जो सदन का मौजूदा बजट सत्र है 2 अप्रैल तक है, तो एक तरह से कहें कि अगर ये सीधे सीधे आ जाता है तो इसी सत्र में ये हो सकता है। अब ये बहुत बड़ा मसला है। सवाल ये भी है कि क्या जो संस्थाएं हैं उनके ऊपर दबाव बनाने की विपक्ष की नई तरह की कोशिश है? ये जरा समझिए, क्या एकदम ही नई तरह की कोशिश है? अगर ये कोशिश है तो क्या ये सफल होगी? क्या ये कुछ बड़े सवाल हैं जिसका उत्तर आएगा। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्टता से दिख रही है, क्या वो ये कि राहुल गांधी और पूरा विपक्ष वो जनता का विश्वास जीतने में असफल है, नहीं जीत पा रहा है। तो उसको एक तरीका दिखता है कि संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाएं, उनके ऊपर सवाल लगाए जाएं, उनको ऐसे घेरे में खड़ा कर दिया जाए लोगों को संदेह हो। अब उनका दुर्भाग्य यह है कि इसके बावजूद जनता संदेह नहीं कर रही, जनता उन्हें घेरे में नहीं डाल रही। अब पहले आपने कई अविश्वास और महाभियोग सब देख लिए, अब ये सीईसी के खिलाफ भी जो महाभियोग है उसका भी हश्र लगभग तय ही है। सवाल ये भी है कि क्या इसके बीच में चुनाव हो रहे होंगे, चूंकि आप उस पर एसआईआर पर बहुत कुछ आरोप नहीं लगा सकते। बिहार की एसआईआर प्रक्रिया हो या फिर बंगाल की या अभी तक जो राज्य हुए, सब कुछ सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में हो रहा है। इसके बावजूद आप कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, तो उसको भला कौन स्वीकार करेगा? अब लेकिन जाहिर है जब आप लगातार चुनाव हार रहे होते हैं तो ये सब करना होता है, और हार रहे होते हैं ये राहुल गांधी के लिए। लेकिन ममता बनर्जी तो जीत रही है, तो फिर उनको कौन सा डर है? तो क्या ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल हारने का डर दिखने लगा है क्या? और मैं बार बार कहता हूं, बहुत कठिन है भारतीय जनता पार्टी को वहां ममता जी को सत्ता से बेदखल कर देना। लेकिन जब इस तरह के संकेत मिलने लगते हैं तो वो बताता है कि कुछ तो डर लगने लगा है ममता जी को। ममता जी का वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा, और फिर एक उम्र भी हो जाती है, 15 वर्ष की सत्ता भी हो जाती है,
और वहाँ जो लोग उनके साथ में भी होंगे उनको भी तो दिख रहा होगा कैसे पश्चिम बंगाल पीछे जाता चला जा रहा है। कोलकाता जो सबसे वाइब्रेंट सिटी में से एक था, शानदार शहर, वो कैसे धीरे 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 कम्युनिस्टों ने बर्बाद किया, ममता जी ने बर्बाद किया। तो ये सब लोगों के मन में तो सवाल आते हैं। हर कोई तो आगे जाना चाहता है, देश के साथ तरक्की करना चाहता है। अब जब उत्तर प्रदेश चमकता दिख रहा है, बिहार भी उस राह पर जाता दिखेगा भी, हालांकि उत्तर प्रदेश से बहुत पीछे है, तो आप सोचिए वो कोलकाता, वो कलकत्ता जहाँ यूपी बिहार के लोग तो सबसे पहले वहीं जाते थे, सर्वाधिक वहीं जाते थे। ये बम्बई दिल्ली तो बाद में गए, तो उनको भी तो मन में हो रहा होगा ना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।